नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में, जो मुख्य रूप से YouTube में अपना क्लासरूम नाम से YouTube चैनल बनी हुई है। उसी चैनल में आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आज वर्तमान परिदृश्य में जब सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं, ऐसे स्थिति में आपके लिए एक विकल्प बचता है YouTube, जहां पर तमाम तरह की जानकारियां नियमित रूप से मिलती है। इसी संदर्भ में हमने अपनी इस चैनल को बनाया है ताकि आपको वो सारी सुविधाएं मैं मुहैया करा सकूं जो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा की रणनीति की और तैयारी की। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप नियमित होकर अपना अध्ययन को जारी रखें और साथ ही साथ कोशिश करें नियमित प्रैक्टिस करने का, खास करके मुख्य परीक्षा का, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा पर ही आश्रित रहती है और प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही आप पास करते हैं उसके पश्चात आपके पास उतनी समय नहीं रहती है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें। आप मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करें ताकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी और मुख्य परीक्षा भी दोनों साथ साथ चलता रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है जो कि आपकी मुख्य परीक्षा को एक नई दिशा देगी और आप मुख्य परीक्षा का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें। ये है अपना क्लासरूम AAPNA CLASSROOM, यानी कि AAPNA इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपना क्लासरूम नाम से बहुत सारे चैनल्स हैं और हमारे जो चैनल है ये खास करके मुख्य रूप से BPSC, JPSC, JSSC और JEC को ध्यान में रख के बनाया गया है। और इसमें जो कंटेंट आपको मिलते हैं वो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और JEC का जो परीक्षाएं होंगी उसी को टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो अभी हम एक रणनीति की बात करेंगे कि मुख्य परीक्षा में आपके पास कैसी रणनीति हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी करें कैसे। तो उसके लिए आपको पुस्तकें पढ़नी होगी, वीडियोज देखने होंगे और अभी का सबसे आसान संसाधन जो है वो आपका YouTube है। तो YouTube के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं हमसे भी और हमारे क्लासरूम को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नियमित वीडियोज मिलते रहेंगे। डियर दोस्तों, आप सभी जल्द से जल्द जहां भी हैं, जिस जगह में भी निवास करते हैं, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्या होगा कि आपको समय समय पर वीडियोज मिलते रहेंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे पास जब हम तैयारी करने के लिए आते हैं तो रणनीति क्या हो। तो सटीक रणनीति यही है कि पढ़ाई करनी है, जहाँ से हो, जिस सोर्स से हो, जितनी हो आपको पढ़ाई करनी है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उत्तर किस प्रकार से लिखें। प्रारंभिक परीक्षा की अलग स्ट्रेटेजी होती है, मुख्य परीक्षा की अलग स्ट्रेटेजी होती है। जहाँ प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होता है वही मुख्य परीक्षा आपका सब्जेक्टनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो उसमें आपको हर प्रश्न को डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। परंतु एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं तो स्वतः ही आपकी वस्तुनिष्ठ वाली जो है उसे आप लाइन कर सकते हैं उसी प्रश्न में और इस प्रकार से आप अपना तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो मुख्य परीक्षा की तैयारी भी होगी और साथ ही साथ में प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस बारे में भी आप आसानी से बना सकेंगे और यहाँ पर भी स्कोर कर सकेंगे और मुख्य परीक्षा में भी स्कोर करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मुख्य परीक्षा ही आपकी जो पात्रता है उसको
वेरीफाई करती है, यानी कि मुख्य परीक्षा ही आपको रिजल्ट देती है। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, उसमें आप कितना नंबर लाते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं ये मायने रखता है। आप क्वालिफाई करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा से ही गुजरनी होगी, और मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर जैसे ही लाइएगा वही आपको आपकी रणनीति को से जो निकलेगी वही आपको कामयाबी दिलाएगी, और उसी के आधार पर आपकी जो रैंकिंग होगी, उसी के आधार पर आपकी जो डिपार्टमेंट मिलेगी, या उसी के आधार पर जो आपको पोजीशन मिलेगी या पोस्टिंग मिलेगी, वो सारी मुख्य परीक्षा पर ही आपका निर्भर करती है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इसकी रणनीति क्या हो। इसकी रणनीति ये है कि भैया आप लगातार लिखते रहें, प्रश्न को बार बार पढ़ें, उत्तर को बार बार पढ़ें, उत्तर को बार बार लिखें, शब्द सीमा को ध्यान में रखें और शब्द सीमा में लिखने का प्रयत्न करें, और कोशिश करें कि उस शब्द सीमा में सारी बातें आ जाए। तो उत्तर जब हम लिखते हैं किसी प्रकार का, तो सबसे पहले ध्यान आता है कि किस प्रकार से लिखें। तो उसके बाद आता है आपका, वह सारी बातें मैं बताऊंगा डिटेल से। इसके पश्चात आपके पास आता है कि हम क्या कौन सी पुस्तक को पढ़ें, किस पुस्तक को पढ़ें कि मेरी स्कोर ज़्यादा आएगी। तो ये बातें होगी। उसके बाद आती है कि किस राइटर की पुस्तक अच्छी है, किस राइटर की पुस्तक मैं पढ़ूंगा। चूँकि आप अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तब तो आपके सामने ये समस्या विकराल होती है, लेकिन जो लगातार दे रहे हैं उसके पास ये सारी समस्याएं नहीं होती है। वे लोग ऑलरेडी अपने किताब को सिलेक्शन कर चुके होते हैं और पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन ये वीडियो मेरा सभी के लिए है, इसलिए उनके लिए भी मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा। तो आपके पास रणनीति क्या हो ये तो हो गया। दूसरा है कि आप किस प्रकार से लिखें इन प्रश्नों के उत्तर, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर लिखने का जो ढंग होता है उसे मैं बताऊंगा, और साथ ही सभी सवालों का जवाब जब हम ढूंढते हैं तो अपने उत्तर के माध्यम में जो वो पूछ रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो या राज्य लोक सेवा कमीशन हो या संघ लोक सेवा कमीशन हो, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो या कोई भी परीक्षा हो, वो आपसे जब मुख्य परीक्षा मांगती है तो आपकी व्यू को देखती है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या सटीकता है। तो इसी को ध्यान में रखेंगे और हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आती है कि आप रणनीति क्या होनी चाहिए इसकी। तो रणनीति क्या होनी चाहिए, जैसे एक प्रश्न में उठाता हूँ, सिंधु सभ्यता का उद्भव, विस्तार एवं उसके सामाजिक जीवन के बारे में बताएं। फुल लेंथ की क्वेश्चन होती है कि सामाजिक है, आर्थिक जीवन डाल दिया उसमें, धार्मिक परंपरा आ गया उसमें, नगर नियोजन आ गया उसमें। इस प्रकार से अगर फुल लेंथ की क्वेश्चन आती है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे क्या, एक पहला जो ओवरव्यू होगा आपका एक सामान्य परिचय होगा, सामान्य परिचय होगा कि सिंधु सभ्यता है क्या। पहला पॉइंट तो ये होगा कि सिंधु सभ्यता है क्या, उसके लिए सामान्य परिचय होगा। इसमें आपको क्या देना है कि उसका जो ओवरव्यू, मतलब इतना सटीक होना चाहिए कि पूरा जो क्वेश्चन का बॉडी में आना है वो उस जगह में झलकना चाहिए। और जैसे ही ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आप जो आपके कॉपी को जांच करेंगे एग्जामिनर, उन्हें जो आपके कॉपी को जांच करने वाले जो भी अधिकारी होंगे या जो प्रोफेसर होंगे या जो भी बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे लोग जो भी होंगे वे आपके सामान्य परिचय से ही समझ जाएंगे कि आप बोलना क्या चाहते हैं और आप दिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कि उसके बाद क्या लिखें। सामान्य परिचय हो गया, सामान्य परिचय के बाद आपको क्या करना है, उस बॉडी के नीचे में आपको देना है, क्या देना है, बॉडी का मुख्य भाग क्या है, ये विषय वस्तु क्या है, प्रश्न आपसे क्या मांग कर रही है, यानी कि विषय वस्तु यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्या होगा, विषय वस्तु। नॉर्मली ये विषय वस्तु होते हैं जो कि आपको देने हैं, मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है ये देना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारी स्टडीज जो कर रहे हैं उस स्टडी का ही सार इसमें रहेगा कि आप क्या पढ़े हैं अभी तक और आपकी नॉलेज क्या है इस टॉपिक के बारे में। तो इसके जब विषय वस्तु आप दे लेते हैं तो आपके पास आखिरी ऑप्शन होता है कि तीसरा पैरा में आप क्या दें। विषय वस्तु में कई पैरा हो सकते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि एक ही पैरा में कंप्लीट विषय वस्तु को लिख दे, ऐसी नहीं होती है।
विषय वस्तु में आपका कंप्लीट जो है ओवरव्यू, साथ साथ में जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो करना है, आपके नॉलेज को यहाँ पर दिखाना है। और तीसरा जो मुख्य चीज़ होता है वो होता है आपका अंतिम भाग, जो है कि आपको जो निष्कर्ष जो होता है कि आपने क्या क्या देखा और क्या क्या आपने लिखा। जो लिखा आपने वो चीज़ आपको यहाँ पर देना है। यानी कि पहला पार्ट आपका हो गया सामान्य परिचय हो गया, तो आपने सामान्य परिचय दे दिया। दूसरा पार्ट आपका जो हुआ वो मुख्य भाग जो है विषय वस्तु, वो आपने दे दिया। तीसरा भाग हो गया आपका निष्कर्ष, क्या निकला उसमें, क्या आपने देखा, क्या आपने उस बारे में जाना और क्या आपने समझाया, इस चीज़ के बारे में आपने दे दिया, तो आपकी प्रश्न कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से आप जब प्रश्न को लिखेंगे तब आपकी प्रश्न को पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सामान्य परिचय होता है, उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद उसका निष्कर्ष हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरी जानकारी के अनुसार आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आती है आपकी कि यहाँ से आपको सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आप के पास सवाल आता है कि हम ये सारे चीज़ें मिलेंगी हमको कहाँ से, तो कहाँ से मिलेंगी आपको। तो वहाँ पर आपका जो दूसरा पोर्शन था कि किस किताब को पढ़ें, किस किताब को पढ़ें। तो सबसे पहले आपके पास महत्वपूर्ण जो किताबें आते हैं वो है आपको एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की आपकी किताबें बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही सटीक जानकारी भी होती है। साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो किताबें होती है इसमें जो आप पढ़ेंगे या इसका जो आप देंगे ओवरव्यू, या इससे जो आप मतलब तथ्य देंगे, वो तथ्य सभी जगह मान्य होती है। तो आपको एनसीईआरटी की कहाँ तक की कक्षा तक की पढ़नी है, यानी कि 8वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताब आपके पास होनी चाहिए। तो चूँकि मैं अभी इतिहास पर बात कर रहा हूँ, पहला टॉपिक मेरा इतिहास से शुरू हो रहा है इस संदर्भ में, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, तो मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा तक की आपने किताबों का अध्ययन कर लिया। इसके बाद हम सजेस्ट करते हैं दूसरे नंबर पे आपका सजेस्ट होगा कि अगर आपके पास है IGNOU यानी कि इग्नू का अगर नोट्स है, अगर मिलता है तो आप उसका अध्ययन करें। इग्नू का नोट्स जो होता है ना, वो बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया से बनाया गया है, और ये नोट्स काफ़ी हद तक आपका जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाने का काम करती है। उसी प्रकार से आप देखिए प्राचीन भारत में आपने जैसे पढ़ा है, तीसरा नंबर में हम देते हैं झा एंड श्रीमाली की किताब है, जो झा और श्रीमाली जी की किताब आती है उसे आप ले लें, तो वो भी आपको बहुत बढ़िया नॉलेज देती है। साथ ही साथ आपका मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में काम करती है। बस अगर बहुत शिक्षक जो क्लास लेते हैं बहुत सारी किताबों के नाम बताते हैं, आप केसी श्रीवास्तव पढ़ लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, इतनी नहीं, आपके पास एनसीईआरटी की बेस होनी चाहिए, झा एंड श्रीमाली की नॉलेज होनी चाहिए और इग्नू की नोट्स होनी चाहिए। ये अगर आपका 3 हो जाता है तो आपका तैयारी शुरू हो गई, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की और समस्या नहीं आने जा रही है। तो आप बहुत ज़्यादा किताबों के उधड़ बूंद में न फंसे। उसी प्रकार से जब आप ये प्राचीन भारत में तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आती है, और जैसे ही आप मध्यकालीन भारत में जाते हैं तो जब हम मध्यकालीन भारत की बात करेंगे तो फिर एक किताब ऐड करेंगे मध्यकालीन भारत में, ये तो कॉमन रहेगा, 1 और 2 आपके पास कॉमन रहेंगे। तीसरा किताब जो ऐड हो जाएगा आपका वो है सतीश चंद्रा का। सतीश चंद्रा का जो किताब है बहुत ही बढ़िया किताब है। सतीश चंद्रा बहुत ही बढ़िया राइटर भी है और आपको बहुत ही बढ़िया से समझाया भी गया है। तो तीसरा किताब हम लेते हैं सतीश चंद्रा की। सतीश चंद्रा की किताब को आप मध्यकालीन में पढ़ सकते हैं। सतीश चंद्रा की किताब को पढ़ें और उससे लिखने का प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ अगर आपके पास
टाइम है, अगर आप पर्याप्त समय लेके तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें हरिश्चंद्र वर्मा की जो वॉल्यूम 1 है उसको मध्यकालीन में आप पढ़ सकते हैं। यानी कि 5वां नंबर में मैं दूंगा हरिश्चंद्र वर्मा की, हरिश्चंद्र वर्मा की जो किताब है वॉल्यूम, आपको ध्यान रखना इसमें 2 वॉल्यूम है, तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम 1 ही को फोकस करेंगे, दूसरा वॉल्यूम को अगर फोकस करेंगे तो फिर वो बहुत विस्तृत हो जाती है, जो कि आपका काम से भी आगे बढ़ जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस चीज़ से बचना है। क्यों बचना है? अगर आप बहुत ज़्यादा किताबों पर ही उलझे रहेंगे ना तो आपकी तैयारी जो है ना वो नहीं हो पाएगी। तो आपको किताबों से ज़्यादा आपको लिखने पर प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए इसके साथ ही हम आपको बताते हैं आधुनिक भारत में आपको क्या पढ़ना है, फिर ये कॉमन हो जाएंगे आधुनिक भारत में भी। ये जो कॉमन हो जाएंगे आधुनिक भारत में तो आपको बाकी क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा क्या लेना है हमको। तो आधुनिक भारत में भी आप जो है ना बिपिन चंद्रा की किताब मस्ट होती है, बिपिन चंद्रा की किताब आप पढ़िए। यहाँ पर बिपिन चंद्रा की किताब आप पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा की किताब आप पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का तैयारी बिपिन चंद्रा की किताब से बहुत बढ़िया होती है, इसलिए आपको आधुनिक भारत की किताब उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक और राइटर का नाम बता रहा हूँ मैं, BL ग्रोवर है, BL ग्रोवर, GROVER ग्रोवर एंड यशपाल, यशपाल की किताब को आप ध्यान दे सकते हैं। ये किताब भी आपके लिए बहुत ही सटीक है, लेकिन चूँकि बहुत जगह में आपको, जैसे आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इतना से हो जाएगा। अब उसके बाद आपको झारखंड का इतिहास देखना है, जो कि नॉर्मली हम उड़ान पब्लिकेशन की किताबें या फिर आपका जो लोकल राइटर्स की किताबें हैं उसे भी पढ़ सकते हैं, और उसका जो नोट्स है उसको भी हम देख सकते हैं। तो उस अनुसार भी, और कई इंस्टीट्यूट के नोट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे सर के भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो उनका किताब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है। लेकिन जब आप BPSC की या UPSC की तैयारी करते हैं तो उस समय आपको एक और टॉपिक ऐड हो जाता है इसमें, जिसका नाम है आपका विश्व इतिहास। ये क्या है? विश्व इतिहास। विश्व इतिहास के लिए भी आपको पढ़ना क्या है, विश्व इतिहास जैसे ही ऐड हो जाता है तो विश्व इतिहास में आपको पढ़ना होता है फिर से NCERT। NCERT आपका कॉमन हो जाएगा। और फिर क्या होगा, यहाँ पर NCERT के बाद इग्नू का नोट्स भी मिलेंगे विश्व इतिहास में, वो अगर आप प्रोवाइड करवा लेते हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास उन दोनों के अलावे अगर कुछ ज़्यादा देखना है तो आप क्या देख सकते हैं, एक किताब आती है जैन एंड माथुर की किताब, जैन एवं माथुर की किताब, इस किताब को आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी किताबों की नाम हमने आपको बता दी कि इन सारी किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार की रणनीति आप बनाएं, अपने तैयारी को 4 चांद लगाएं, और साथ ही साथ कोशिश करें कि नियमित जो है लिखने का प्रैक्टिस आपको करना होगा। नियमित जब आप लिखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपके पास ये ज्ञान आ जाएगा कि हमारे कौन सी किताब में क्या दिए हैं और किस प्रकार से हमको उस तैयारी को करना है। यहाँ इतिहास की देखिए, इतिहास बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, क्योंकि झारखंड JPSC में ये तो पोर्शन है नहीं, झारखंड JPSC में आपको मुख्य रूप से भारतीय इतिहास देना है और साथ में झारखंड का इतिहास को आपको पढ़ना है। तो वहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस अलग है, और इतिहास के साथ यहाँ का सिलेबस में ट्रेजेडी ये है कि इतिहास के साथ ज्योग्राफी को भी मिला दिया गया। तो आप उससे परेशान ना हो, तैयारी आपकी जब बढ़िया हो जाएगी तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, और जब आप तैयारी को लाइव दे देंगे ना तो उसके पश्चात आपके पास कुछ नहीं बचता है कि कौन सा बोर्ड दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं। आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगी, और आप जब तैयार रहेंगे ना तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको किसी भी एंगल में, चाहे 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, आप किसी भी एंगल में लिखने के लिए आज़ाद रहते हैं। और साथ ही साथ मैं बता देता हूं दोस्तों कि आप जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारी चीज़ें दे देगी जो चीज़ कोई इंस्टीट्यूट आपको पैसे लेकर भी नहीं देती है। आपका रेगुलर वीडियोज
जो आपको मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही काम के वीडियोज होंगे। हमारी टीम निरंतर कोशिश कर रही है कि टॉप से टॉप जो है वीडियोज आपको बनाएं और टॉप से टॉप कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं। हमारे पास वो नहीं है जलजलाहट कि जैसे ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, एक लाइनिंग इधर से पार हो रहा है, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, वो सब कुछ नहीं है। कोई ओल झोल नहीं है, डायरेक्ट फेस टू फेस क्लास है। आप इस क्लास को ज्वाइन करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। जल्द से जल्द आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो कैसे लिखेंगे प्रश्न वो आपको एज सुन एज मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो लगातार ये सीरीज चलते रहेगी। सभी विषयों पर, इतिहास हो या पॉलिटिकल साइंस हो या आपको पब्लिक एड हो, चाहे झारखंड से रिलेटेड हो, सारे वीडियोज आपको इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। और जब तक आपके जेपीएससी और बीपीएससी की मुख्य परीक्षा होगी तब तक आपको सारे प्रश्नों को इस प्रकार से ओवरव्यू मिल जाएंगे कि आप उस तैयारी पर से खुद संतुष्ट हो जाएंगे कि हमें बहुत बढ़िया से यहाँ से तैयारी मिल जा रही है। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर ले। जय हिंद, जय भारत, जोहार। धन्यवाद दोस्त।